नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है। इसका आज हम लोग 54वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, यानी कि कपास की खेती के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कपास का बोल होता है जिससे हम फाइबर निकालते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, वो देखने में कुछ इस तरीके से होता है। जब ये अपने इमेच्योर होता है, तब ये तो मैच्योरिटी का समय है, जब इमेच्योर होता है तो इस टाइप का लगता है। इसके ऊपर जो आप एक इंसेक्ट देख रहे हैं, ये काफ़ी डेंजरस और काफ़ी हार्मफुल इंसेक्ट होता है कॉटन की क्रॉप के लिए, जिसको कहते हैं पिंक बॉलवर्म। ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट होता है कपास की क्रॉप के लिए। अब बात करते हैं कि जो कपास होता है, कॉटन होता है, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है। तो कपास का जो बोटेनिकल नेम है वो है गॉसिपियम स्पीसीज। स्पीसीज इस वजह से लगा है क्योंकि ढेर सारी स्पीसीज इसके अंदर आती है। तो गॉसिपियम स्पीसीज जो है ये नॉर्मली कॉटन का जो है बोटेनिकल नाम बोला जाता है। इसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि 1600 के आसपास में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक टेक्सटाइल कंपनी थी, कपड़े बनाती थी। तो कपड़ा बनाने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी थी, तो वहाँ पर इनको रॉ मटेरियल नहीं मिलता था। कपड़ा बनाने के लिए इनको कपास चाहिए, कपास वहाँ मिलता नहीं था, तो कपास ये इंडिया से ले जाते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ पर ये मशीनों से कपड़ा बनाते थे। वो जो कपड़ा बनता था उसका टेक्सचर जो होता था, वो जो भारत में कपड़ा बनता था चरखा चला के, उससे अच्छा लगता था, देखने में अच्छा होता था। इसी वजह से उसकी डिमांड इंडिया में बहुत बढ़ गई। इससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी फिर धीरे धीरे करके भारत पर ही पूरा राज करने लगी। तो इसी वजह से इसको वाइट गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि कोई एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी किसी एक पूरे कंट्री पर राज करने लगे, फिर बाद में वहाँ की गवर्नमेंट उस कंट्री के जो ओरिजिन प्लेस है, उस कंपनी का जो ओरिजिन कंट्री है, वहाँ की गवर्नमेंट पूरा किसी एक देश पर कब्जा कर ले, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्रॉफिटेबल एक कंपनी बन सकती है, टेक्सटाइल कंपनी, जो पूरा बेस्ड होती है किसके ऊपर, पूरा बेस्ड होती है कॉटन के ऊपर। इसी वजह से इसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। देखने में सफ़ेद सफ़ेद होता है, इसीलिए इसको कह सकते हैं। गोल्ड का तात्पर्य यहाँ होता है कि हाँ, बहुत प्रॉफिटेबल होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक। किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर, जो अप्रेजल फाइबर होता है उसका किंग माना जाता है इसको, कॉटन को। ठीक। बीटी कॉटन इज इफेक्टिव अगेंस्ट बॉलवर्म पेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉटन। बीटी कॉटन का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू किसी क्रॉप में उसके जेनेटिक्स के जो जीन होते हैं, उनके जीन के अंदर सीक्वेंस को चेंज कर कुछ मॉडिफिकेशन करके उसमें क्रॉप में एक डिजायरेबल करेक्टर लेके आते हैं, इसी टर्म को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक। जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक। ये जो बीटी कॉटन होता है, इसके अंदर जो बॉल वर्म, जो ये इंसेक्ट होता है, ये इंसेक्ट नहीं डैमेज करता है इस क्रॉप को। इसी वजह से इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर जो कॉटन ग्रो किया जाता है वो ऐसा ही होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन होता है, जिसमें जो ये बॉल वर्म वाली डिजीज़ है वो कम लगती है। इन इंडिया बीटी कॉटन वही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। जब भी बीटी कॉटन बोलेंगे तो समझ लेना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। इसको इसकी जेनेटिक्स जो अंदर से है, इसके करेक्टर, इसकी जेनेटिक्स को अंदर चेंज करा गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जिससे इसके अंदर ये करेक्टर आया है। ठीक। तो जो बीटी कॉटन है इंडिया में ग्रो किया जाता है, लगभग कितना, 8.4 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर इसको ग्रो किया जाता है। टोटल जो हम कॉटन ग्रो करते हैं उसका लगभग 86% जो कॉटन होता है वो किसका होता है, बीटी कॉटन का होता है। समझ गए। ये 2009 का डाटा है, इस समय तो और भी बढ़ गया हो। जो कॉटन का ओरिजिन है, तो ओरिजिन प्लेस की अगर हम बात करें तो कॉटन का जो ओरिजिन है वो इंडिया माना जाता है। उसके बाद अगर हम बॉटनी की बात करें तो जो कॉटन है, कॉटन की जो फैमिली होती है वो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कल्टिवेटेड कॉटन इज एनुअल। जो हम कल्टिवेटेड कॉटन यानी कॉटन जो हम कल्टीवेशन करते हैं, ये बेसिकली किस तरीके से होता है
ये एक एनुअल प्लांट होता है, ठीक, यानी कि एक साल के अंदर इसकी जो सीड होता है, इसका सीड वो हार्वेस्ट कर लिया जाता है, पूरा प्लांट बनेगा और उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। इसके अंदर जो रूट सिस्टम पाया जाता है ये टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम और फाइबरस रूट सिस्टम, ये दो प्रकार के रूट सिस्टम प्लांट में पाए जाते हैं। इन दोनों को जब मैंने चिकपी और पिजन पी पढ़ाया था तो उसमें अच्छे से बिल्कुल समझा दिया था। तो आपको अगर टैप रूट सिस्टम नहीं पता हो तो कृपया वो जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है उस लेक्चर में आप ज़रूर देख लें, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि टैप रूट सिस्टम क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो ब्रांचेज होती हैं कॉटन के प्लांट के अंदर, वो दो तरीके की ब्रांचेज होती हैं। पहला टाइप का जो होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोपोडियल ब्रांचेज, और दूसरा जो होता है वो होता है सिम्पोडियल। तो जो मोनोपोडियल ब्रांचेज होती हैं ये वेजिटेटिव ब्रांचेज होती हैं, इनमें फ्लावरिंग नहीं होती, मतलब इसमें फ्लावर नहीं आता, इसमें बॉल नहीं लगता, कॉटन के जो बॉल होते हैं इसमें नहीं लगते हैं। उसके बाद जो सिम्पोडियल टाइप के ब्रांचेज होती हैं ये रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज होती हैं, इन्हीं में फ्लावरिंग होती है, पॉलिनेशन होगा, फिर बड निकलेगा, फिर वहाँ से बॉल निकलेगा और वहाँ से हमको कपास मिलेगा। तो ये सिम्पोडियल टाइप का होता है, ये रिप्रोडक्टिव होता है, और जो मोनोपोडियल होता है ये केवल वेजिटेटिव ब्रांचेज होती हैं जहाँ पर केवल पत्तियाँ निकलती हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज करी जाती हैं। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो कॉटन है इसको 4 भाग से बांटा गया है। आउट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ कॉटन ओनली 4 आर कल्टिवेटेड। लगभग हमको 20% स्पीसीज पता है अभी तक, जो गॉसिपियम स्पीसीज की, जो मतलब कॉटन जो है, कॉटन की लगभग 20 स्पीसीज अभी जानकारी में है, जिसमें से केवल हम 4 की ही कल्टीवेशन करते हैं। जिसमें से एक है गॉसिपियम अर्बोरियम, दूसरा है गॉसिपियम हर्बेसियम, तीसरा है गॉसिपियम हिरसुटम, चौथा है गॉसिपियम बारबाडेंस। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहला क्या है? गॉसिपियम अर्बोरियम, दूसरा है गॉसिपियम हर्बेसियम, तीसरा है गॉसिपियम हिरसुटम और चौथा है गॉसिपियम बारबाडेंस। तो इसमें जो गॉसिपियम अर्बोरियम है इसके अंदर 2n26 होते हैं, ये एक डिप्लॉयड वैरायटी होती है। उसके बाद फिर गॉसिपियम हर्बेसियम जो है ये भी 2n इसके अंदर 26 होता है, ये भी डिप्लॉयड वैरायटी होती है। यानी कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 13 प्रकार के क्रोमोसोम नंबर हैं। समझ लो, ध्यान से समझना, 13 तरीके के क्रोमोसोम नंबर हैं, 13 अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम नंबर, और हर एक क्रोमोसोम नंबर का एक जोड़ा है। बात समझो, जैसे मान लो आपके पास 10 बैल हों, ठीक, तो 10 बैल अगर का जोड़ा बनाओगे 2-2 बैलों का तो कितना जोड़ा बनेगा? 5 ही बनेगा ना। उसी तरीके से इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो पूरा 26 है, लेकिन उसमें अगर हम प्रकार की बात करें तो 13 प्रकार के क्रोमोसोम नंबर हैं, जिसमें हर एक प्रकार के 2 क्रोमोसोम नंबर है। इसीलिए 13 प्रकार के हिसाब से कुल मिला के डिप्लॉयड है तो 26 क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं। ये ऊपर की जो गॉसिपियम अर्बोरियम है और गॉसिपियम जो हर्बेसियम है, इनको हम देसी कॉटन या ओल्ड वर्ड या एशियाटिक कॉटन कहते हैं। देसी कॉटन या एशियाटिक कॉटन किनको बोलते हैं? गॉसिपियम अर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेसियम को बोलते हैं। इनके अंदर 2n26 होता है और ये डिप्लॉयड नेचर की होती हैं। उसके बाद अगर हम गॉसिपियम हिरसुटम की बात करें तो गॉसिपियम हिरसुटम के अंदर 2n52 होते हैं। ये एक टेट्राप्लॉयड होता है, मतलब 13 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं और हर एक प्रकार के 4-4 जोड़े होते हैं। समझ पा रहे हो? मतलब जैसे मान लो एक क्रोमोसोम नंबर कोई ए है, ध्यान से समझना, कोई एक क्रोमोसोम नंबर ए है, ठीक, तो वो उसके 4 प्रकार हैं। फिर कोई एक क्रोमोसोम नंबर बी है तो वो बी के भी 4 जोड़े हैं। इस तरीके से टेट्राप्लॉयड हो गया। तो क्रोमोसोम नंबर के प्रकार तो अभी 2 ही हुए, इस एग्जाम्पल समझना, क्रोमोसोम नंबर के प्रकार तो 2 ही हुए, लेकिन क्रोमोसोम हो कितने गए? टोटल 8 हो गए। इसी तरीके से इसमें 13 प्रकार हैं, 13 प्रकार के 4-4 तो 13 चौके 52 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो जिसके अंदर 26 क्रोमोसोम नंबर होंगे उसको हम देसी कॉटन बोल सकते हैं। जिनके अंदर 52 क्रोमोसोम नंबर होंगे या जो टेट्राप्लॉयड होते हैं उनको हम अमेरिकन कॉटन या इजिप्शियन कॉटन बोलते हैं। जो गॉसिपियम हिरसुटम है, पर्टिकुलरली ये जो गॉसिपियम हिरसुटम है, इसको हम अमेरिकन कॉटन बोलते हैं। और बाकी इन दोनों को अगर कंबाइनली बोला जाए, गॉसिपियम हिरसुटम को और गॉसिपियम बारबाडेंस को, इन दोनों को बोलते हैं सी आइसलैंड कॉटन या इजिप्शियन कॉटन बोलते हैं। हाईएस्ट फाइबर लेंथ जो होती है गॉसिपियम बारबाडेंस की, ये होती है 3.6 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। यानी कि 3.5 से 5 सेंटीमीटर तक लंबाई का इसके अंदर
जो फाइबर होता है, रेशा जो होता है, वो पाया जाता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर ऑल 4 स्पीसीज ऑफ कॉटन आर ग्रोन ऑन कॉमर्शियल स्केल बिसाइड्स हाइब्रिड। हाइब्रिड के अलावा केवल इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर हाइब्रिड के अलावा बाकी जो चारों कॉटन की स्पीसीज हैं सभी ग्रो करी जाती हैं, जिसमें से हाइब्रिड जो है वो लगभग 40% एरिया पर ग्रो किया जाता है। गॉसिपियम हिरसुटम जो है लगभग 36% एरिया पर ग्रो किया जाता है। गॉसिपियम अर्बोरियम जो है लगभग 16% एरिया पर ग्रो किया जाता है। और गॉसिपियम हर्बेसियम जो है ये 8% एरिया पर ग्रो किया जाता है। और गॉसिपियम बारबडेंस जो है वो 0.2% एरिया पर ग्रो किया जा सकता है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो ऊपर वाले ये तीनों हैं, गॉसिपियम, हर्बेसियम और अर्बोरियम और हाइब्रिड कॉटन, इन तीनों को ही मिला दिए तो ये नियर अबाउट 92% या 92% के आसपास एरिया कवर कर लेती हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा वो और दूसरे से पूरा हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें वेराइटीज़ की, तो जो गॉसिपियम अर्बोरियम है इसमें लोहित और विरनार वैरायटी काफ़ी फेमस है। गॉसिपियम जो हर्बेसियम स्पीसीज है इसमें दिग्विजय और संजय वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसके बाद फिर गॉसिपियम हिरसुटम जो है इसमें गंगानगर, अगेती, बीकानेरी, नरमा और महालक्ष्मी ये सब वैरायटी अच्छी मानी जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो गॉसिपियम बारबाडेंस जो है इसमें सुवनी और सुजाता ये 2 वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं गॉसिपियम बारबाडेंस के लिए। ये जो सुजाता वैरायटी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, क्योंकि सुजाता जो वैरायटी है ये एक कॉटन की वैरायटी है, उसके साथ साथ गेहूं की भी वैरायटी है और एक गाय की प्रजाति भी है सुजाता। इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुजाता इज द फर्स्ट स्पिनिंग वैरायटी ऑफ इजिप्शियन कॉटन रिलीज इन इंडिया। सुजाता जो है वो पहली स्पिनिंग वैरायटी है इजिप्शियन कॉटन की जो इंडिया में रिलीज करी गई है। MCU 5 इट इज एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वैरायटी ऑफ हिरसुटम कॉटन। जो MCU 5 है ये हिरसुटम कॉटन की एक एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वाली वैरायटी है जिसके फाइबर काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। उसके बाद अगर हम हाइब्रिड वैरायटी की बात करें जो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, नियर अबाउट 40% एरिया कवर करता है कॉटन में, उसमें जो है H4 जो वैरायटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इट वॉज फर्स्टली कॉमर्शियल वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन। मतलब जो H4 वैरायटी है ये हाइब्रिड वैरायटी है कॉटन की सबसे पहली कॉटन की हाइब्रिड कॉमर्शियल वैरायटी है कौन सी? H4। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए कि कॉटन की पहली कॉमर्शियल हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है तो वो है H4, जिसको डेवलप किया गया था G67 और अमेरिकन नेक्टर के क्रॉस से बनाया गया था। ठीक, किसने बनाया था? C.T. पटेल ने इस पर काम करा था। कहाँ पर? गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सूरत में 1970 के आसपास में। ठीक, इट इज ए क्रॉस ऑफ इंट्रा हिरसुटम, मतलब कि 2 हिरसुटम की गॉसिपियम हिरसुटम जो है, गॉसिपियम हिरसुटम की 2 वैरायटीज, एक वैरायटी ये भी गॉसिपियम हिरसुटम थी और अमेरिकन नेक्टन ये भी गॉसिपियम हिरसुटम की ही वैरायटी थी। इन दोनों को क्रॉस करा के बनाया गया H4। उसके बाद है वारालक्ष्मी फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड थी जिसके अंदर जीनस तो दोनों का सेम होता है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जीनस तो दोनों का सेम है, बाकी जो स्पीसीज है दोनों का अलग अलग है। हाइब्रिड बनाने के लिए हमको 2 पार्ट चाहिए, मेल और फीमेल। तो मेल पार्ट जो होता है और फीमेल पार्ट, जब दोनों के जीनस और स्पीसीज जब दोनों के सेम होंगे, बात समझना फिर से बोल रहा हूँ, जब दोनों के जीनस और स्पीसीज सेम होंगे तो उनको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक। मतलब अगर सेम बोटेनिकल नेम वाली 2 वैरायटियों को क्रॉस करेंगे तो उनको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, और जब डिफरेंट बोटेनिकल नेम वाली वैरायटीज को क्रॉस करेंगे तो उनको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। समझ गए? जैसे गॉसिपियम हिरसुटम की 2 वैरायटियों को हमने क्रॉस किया। ठीक, गॉसिपियम हिरसुटम की 2 वैरायटी, एक G67 एक अमेरिकन नेक्टर, ये 2 वैरायटी हैं, इनको हमने क्रॉस किया और क्रॉस करके बनाया H4। तो ये क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक वैरायटी है। ठीक, उसके बाद
वारालक्ष्मी का एग्जाम्पल लेते हैं। वारालक्ष्मी को क्रॉस करके बनाया गया गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बार्बाडेंस, जिनके बॉटेनिकल नेम अलग अलग हैं क्योंकि इनकी स्पीसीज अलग अलग है। बॉटेनिकल नेम अलग कहने का तात्पर्य मेरा था कि स्पीसीज दोनों की अलग अलग है, जीनस तो सेम है लेकिन स्पीसीज अलग है, तो उनको क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। तो इसमें ये दोनों अलग अलग था, तो इसी वजह से यह क्या बन गया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बना, जिसका नाम है वारालक्ष्मी। ये पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड था, जबकि पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड या पहला हाइब्रिड कौन सा था, H4 था। ये जो बार्बाडेंस वाली ये वाली वेराइटी है, वारालक्ष्मी जो वेराइटी है, ये डेवलप की गई थी फ्रॉम UAS धारवाड़ कर्नाटका। ये कर्नाटका से डेवलप की गई वेराइटी है कपास की। उसके बाद फिर अगर हम बात करें एक अलग वेराइटी जिसको हम बोलते हैं मरु विकास या राज या HH16, ये पहली हाइब्रिड हिरसुटस वेराइटी है, हिरसुटम वेराइटी है। कहाँ पर डेवलप की गई है, ये राजस्थान पर डेवलप की गई। उसके बाद सविता और सूर्य जो वेराइटी है, दीज आर इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड वेराइटी ऑफ हिरसुटम। ये भी इंट्रा स्पेसिफिक वेराइटी है किसकी, हिरसुटम की। फिर अगर हम बात करें धनलक्ष्मी, ये भी एक अच्छी हाइब्रिड वेराइटी है कॉटन की। उसके बाद अगला जो टर्म आता है वो आता है डिलेंटिंग का। डिलेंटिंग या डिफ्यूजिंग, ये क्या होता है समझ लेते हैं। डिलेंटिंग और डिफ्यूजिंग डन विथ द कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ एसिड टू कॉटन सीड अबाउट 1:10। बात समझो कि जैसे हम अपना, जब हमारी पूरी बॉडी होती है तो हम क्या करते हैं, जब ये बहुत गंदा हो जाता है तो हम नहाते हैं, साबुन लगा के, बढ़िया साबुन सर्फ शैम्पू लगा के नहा लेते हैं, तो हम बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। यही तरीका अगर हम कॉटन के सीड में करें कि कॉटन का जो सीड होता है उसको कुछ इसी तरीके का प्रोसेस करें जिससे कॉटन के जो सीड हैं उसके अंदर कोई इंसेक्ट, पेस्ट या कोई हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म है जिससे बाद में सीड के जर्मिनेशन पर इफेक्ट पड़े, उसको हम डेड कर दें या सेपरेट कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें, उसको हम बोलते हैं डिलेंटिंग। इसको करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का मदद लिया जाता है, जिसमें 1 भाग सल्फ्यूरिक एसिड और 10 भाग, जैसे मान लो अगर आपने एक बाल्टी क्या डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो 10 बाल्टी आप क्या डाल देंगे वहाँ पर, 1 बाल्टी सल्फ्यूरिक एसिड में 10 बाल्टी कॉटन का सीड डाल के फिर मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद फिर क्या होगा कि जो कॉटन का सीड है उसमें ग्रेडिंग हो जाएगी, जिससे हम ये जान पाएंगे कि अच्छे ग्रेड का सीड कौन सा है और बेकार वाले ग्रेड का सीड कौन सा है। अच्छे ग्रेड का सीड मतलब जिसका जर्मिनेशन अच्छा हो, प्लांट अच्छा डेवलप करे, और बेकार का मतलब जिसका जर्मिनेशन अच्छा नहीं हो, प्लांट जिसके अच्छे से डेवलप नहीं हो। किल हाइबरनेटिंग इंसेक्ट स्टेज, मतलब कि इसमें जो सीड के अंदर जो हाइबरनेट कर रहे होते हैं इंसेक्ट, ये सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में आने से मर जाते हैं, जिससे सीड हमारा सुरक्षित हो जाता है। डिस्ट्रॉय द डिजीज्ड पैथोजन, जो सीड के अंदर पैथोजन होते हैं, जो डिजीज बाद में फ्यूचर में जब वो जर्मिनेट होगा सीड तो डिजीज उत्पन्न कर सकते थे, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या विद द हेल्प ऑफ डिलेंटिंग या डिफ्यूजिंग प्रोसेस से। इट मेक्स सीड इजी टू सोइंग एंड जर्मिनेट रेपिडली, मतलब जब डिलेंटिंग हम कर देते हैं तो इससे सीड की सोइंग भी आसान हो जाती है, इसके साथ साथ सीड का जो जर्मिनेशन है ये भी काफ़ी तेज हो जाता है। अगर हम सीड रेट की बात करें तो जो देसी कॉटन होता है इसका सीड रेट होता है 10 से 18 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और इसकी जो स्पेसिंग होती है 67.5 सेंटीमीटर, मतलब 67.5 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस होती है, और 30 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है। तो 67.5 गुणे 30 सेंटीमीटर की इसकी स्पेसिंग होती है देसी कॉटन की, और देसी कॉटन का जो सीड रेट होता है वो 10 से 18 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें अमेरिकन कॉटन की, तो अमेरिकन कॉटन का जो सीड रेट होता है वो 15 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। इसकी स्पेसिंग भी देसी कॉटन के हिसाब से होती है 67.5 गुणे 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक। उसके बाद अगर हम हाइब्रिड कॉटन की बात करें तो इसमें 2 से 3 किलोग्राम सीड लगता है, क्योंकि इसकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, 100 गुणे 60 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे इसको ग्रो करते हैं। रो टू रो डिस्टेंस मतलब लाइन टू लाइन डिस्टेंस 100 रहता है, और पौधे से पौध की दूरी जिसको हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बोलते हैं वो 60 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑप्टिमम पॉपुलेशन की मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज कितना पॉपुलेशन होता है 1 हेक्टेयर में कॉटन के प्लांट में,
तो वो कितना होता है, लगभग 50,000 से 80,000 होता है, जिसको हम एवरेज 66,000 के आसपास मान लेते हैं। तो इससे पूछ लिए कि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन इन हेक्टेयर इन कॉटन क्रॉप, तो कितना बोलोगे, लगभग 66,000। अगर 50,000 से 80,000 के बीच का कोई ऑप्शन होगा तो वो आपका सही ऑप्शन होगा। फॉर बीटी कॉटन, अगर बीटी कॉटन यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन हम ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए 1 से 1.5 किलोग्राम सीड इनफ होता है, क्योंकि इसकी स्पेसिंग बहुत दूर दूर होती है। 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड पर्याप्त होता है। लगभग 10,000 प्लांट इसमें लगते हैं। एएफओ में एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि बीटी कॉटन में 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट लग सकते हैं, तो 10,000 जो होता है वो आपका राइट आंसर होता है। अगर हम सोइंग टाइम की बात करें तो रीजन टू रीजन इसका सोइंग टाइम जो होता है वो वेरी करता है, जिसमें अगर नॉर्थ इंडिया में हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में 1st फोर्टनाइट ऑफ मई के अंदर इसकी सोइंग करते हैं, मतलब कि 1 मई से 15 मई के आसपास में इसकी बुआई कर देते हैं। उसके बाद सेंट्रल इंडिया में अगर हम बात करें तो लास्ट वीक ऑफ जून टू 1st वीक ऑफ जुलाई, यानी कि लगभग इसे समझो कि 20 जून से लेकर 10 जुलाई के आसपास का इसका जो समय होता है वो अच्छा माना जाता है सेंट्रल इंडिया में। उसके बाद अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है ये कॉटन की सोइंग के लिए अच्छा होता है। अल्ट्रा नैरो रो का मतलब जब रो टू रो डिस्टेंस हम कम कर देते हैं, 67 या 100 छोड़कर हम इतना कम कर देंगे कि 19 सेंटीमीटर केवल रह जाएगा, तो उस टाइप की अगर हम प्लांटिंग करते हैं जिसमें रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 19 सेंटीमीटर गुणे 19 सेंटीमीटर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा नैरो रो, मतलब बहुत पतली जगह का रो, मतलब जिसमें एक रो से दूसरे रो के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होती है। ये जो सिस्टम है ये अमेरिका में डेवलप किया गया था। इसकी वजह से जब हम स्पेसिंग कम कर देते हैं तो 1 हेक्टेयर में नंबर ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लगभग 2,77,000 प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर इन कॉटन की अगर हम बात करें तो द अपीयरेंस ऑफ फ्लावर बर्ड इन कॉटन इज नोन एज स्क्वायर। जब कॉटन में फ्लावर बर्ड निकलने लगता है, ये जो फ्लावर बर्ड है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। आप इसमें देख रहे होंगे ये देखिए यहाँ पर एक ऐसा एक लाइन सी बनी हुई है, फिर ध्यान से देखेंगे तो इधर भी एक लाइन है, इधर भी एक लाइन दिख रही है, एक लाइन पीछे होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो सत्यमेव जयते का स्तंभ होता है, मतलब जिसको अशोक स्तंभ बोलते हैं, अशोक स्तंभ में आप देखेंगे तो 4 शेर होते हैं, एक सामने होता है, एक इधर साइड, एक इधर साइड, एक पीछे की साइड, इस तरीके से चारों होते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 भाग में इसको डिवाइड कर रहा है इस बॉल को, तो इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर। और इस पूरे बॉल को ये जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, बॉल या कैप्सूल। कहने का मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लावर बर्ड को बोलते हैं स्क्वायर, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं बॉल या कैप्सूल। उसके बाद टॉपिंग हम क्या होता है, टॉपिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोथ पॉइंट वंस फ्रॉम ईच प्लांट एट ए हाइट ऑफ 1 to 1.2 meter 80 to 90 days after sowing to protect further internal growth and to encourage sympodial branching and good ball development by diversing the energy flow। कह रहा है जैसे मान लो ये कॉटन का एक प्लांट है, ठीक, कॉटन के प्लांट की ये मेन ब्रांच है, उसके बाद ये बगल बगल में साइड में ढेर सारी सिम्पोडियल ब्रांचेस निकली हुई हैं। अब हम क्या करेंगे कि जब प्लांट ये वाला जो हाइट है प्लांट की, जब ये वाली हाइट 1.2 मीटर की हो जाएगी, जो 80 से 90 दिन के बाद हो जाती है सोइंग के, तो यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से हम कट कर देते हैं, ठीक, इसका जो टर्मिनल पोर्शन है कट कर देंगे, यहाँ से काट के निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो प्लांट ऊपर को बढ़ रहा था अब ऊपर को नहीं बढ़कर अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा इन बगल वाले जो सिम्पोडियल ब्रांचेस हैं यहाँ पर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, तो पौधा लंबाई में नहीं चौड़ाई में बढ़ने लगेगा। जब पौधे को लंबाई में ना बढ़ाकर चौड़ाई में बढ़ाने के लिए ऊपर वाली बड को काट दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टपिंग। इसकी वजह से जो बगल वाली ब्रांचेज हैं ये इनमें अच्छा ग्रोथ होता है और इनमें बढ़िया से फिर बॉल लगता है। उसके बाद हम गिनिंग की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि ठंडी के समय में एक मशीन चलाते हैं रजाई भरने वाले, जिसमें आप एक तरफ से रुई डालते हैं, इस टाइप की रुई,
और दूसरी तरफ से एक बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी शुद्ध रुई, आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी रुई मिल जाती है। इधर से गंदी गंदी रुई डालेंगे तो यहाँ पर आपको साफ़ रुई मिल जाती है। इसी को हम बोलते हैं गिनिंग। सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन इज नोन एज गिनिंग। मतलब जो कॉटन होता है, कॉटन का एक मान लो ये सीड है, तो उस कॉटन के सीड के ऊपर ये ढेर सारे इस तरीके से ढेर सारे फाइबर लगे होते हैं, अनगिनत फाइबर होते हैं। तो हमको क्या करना है, सीड का अलग से काम लगता है, फाइबर का अलग जगह काम लगता है। सीड से ऑयल निकालते हैं और उसका केक होता है जो कॉटन का, सीड का जो खली निकलती है उसका अलग काम, ऑयल का अलग काम और फाइबर का अलग काम। तो इनको हमको सबको अलग अलग करना पड़ता है। तो जब हम सीड को, ध्यान से समझना, जब हम सीड को फाइबर से अलग करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। इसका जो जर्नली रेंज होता है, गिनिंग परसेंटेज जिसको बोला जाता है, वो गिनिंग परसेंटेज लगभग 30 से 35% होता है। यानी कि अगर आप 100 किलोग्राम बॉल लेके आएंगे, बॉल का मतलब जो कॉटन का पौधे से हार्वेस्ट करके कॉटन को लाएंगे, तो उसमें सीड और फाइबर दोनों होगा। तो अगर 100 किलोग्राम आप उसको ला रहे हैं तो उसमें से आपको 30 से 35 किलोग्राम रुई मिल जाएगी और बाकी जो बच रहा है यानी कि लगभग 65 से 70 किलोग्राम ये आपको सीड मिल जाएगा, क्योंकि रुई काफ़ी हल्की होती है। इस तरीके से होता है, तो इसी को हम बोलते हैं गिनिंग परसेंटेज। उसके बाद अगर हम वीड मैनेजमेंट की बात करें तो खरीफ की जो कॉटन की क्रॉप होती है, इसमें वीड मैनेजमेंट करते हैं दो तरीके से। एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डालकर और पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड डालकर, जिसमें से जो ड्यूरॉन होता है हर्बिसाइड, ये हर्बिसाइड कॉटन की क्रॉप में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हर्बिसाइड है। इसको प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी कि बीड के ग्रोथ के अगर पहले हम हर्बिसाइड डालते हैं तो उस हर्बिसाइड को हम बोलते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। अगर वीड के ग्रोथ के बाद हम हर्बिसाइड डाल रहे हैं तो उसको पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड बोलते हैं। ठीक, तो जो ड्यूरॉन होता है ये दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। ज़्यादातर जो कॉटन की क्रॉप होती है उसमें ज़्यादातर यूज होने वाला जो हर्बिसाइड है वो ड्यूरॉन होता है। उसके बाद जो कॉटन में 2,4-D या ग्लाइफोसेट जो हर्बिसाइड होता है, इसको डालने से मना किया जाता है, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो कॉटन की क्रॉप होती है ये इस हर्बिसाइड के प्रति ससेप्टेबल होती है। अगर ये हर्बिसाइड हम कॉटन की क्रॉप में डाल देंगे तो हमारी जो कॉटन की क्रॉप है ये डैमेज हो सकती है। उसके बाद अगर हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें एक पहला जो डिसऑर्डर है तिरक, जिसमें बैड बॉल ओपनिंग, प्री मैच्योर डिफेक्टिव ओपनिंग ऑफ बॉल्स ड्यू टू अर्ली सोइंग, वाटर स्ट्रेस और लाइट सैंडी और इन एल्कलाइन सॉइल। मतलब जो टिरक वाला यानी कि बैड बॉल ओपनिंग होती है, देखो जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको कॉटन का बॉल दिखाया था तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि कॉटन की बॉल की ओपनिंग बिल्कुल अच्छे से हुई, चारों स्क्वायर जो इसके हैं आराम से चारों बाहर को दिख रहे हैं। मतलब इसको कह सकते हैं कि आसानी से ये खुल गया है। लेकिन जब इसमें टिरक या बैड बॉल ओपनिंग होगी तो ये पूरा आसानी से खुला नहीं होता है। ये होता क्यों है? ये होता है या तो आपने अर्ली सोइंग करी है, जो आपने प्लांटिंग जो सोइंग की है ये बहुत जल्दी सोइंग कर दी है, या फिर आपके खेत में पानी की कमी है, प्लांट में पानी की कमी हो गई है, या आपकी जो सॉइल है वो लाइट सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, इसीलिए प्लांट में वाटर स्ट्रेस पाया जा सकता है। उसके साथ साथ जो एल्कलाइन सॉइल है, तो यही सब कारण होते हैं इम्प्रॉपर ओपनिंग के, जिसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर डिफेक्टिव ओपनिंग ऑफ बॉल्स। उसके बाद रेड लीफ होती है, ये अमेरिकन जो कॉटन होता है इसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है रेड लीफ वाली बीमारी, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिसऑर्डर है, वैसे बीमारी नहीं है। रेड लीफ वाला जो डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है कि लीफ का जो पूरा लेमिला होता है, जैसे मान लो, बात समझना ध्यान से, ये आपका क्या है, ये लीफ हो गई। ठीक, अब क्या होगा कि लीफ के ऊपर ये नसें निकली रहती हैं ऐसे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वेंस बोलते हैं। और बाकी ये जो बीच वाला इतना सब ये सब पोर्शन जो दिख रहा है इसको हम लेमिला बोलते हैं। तो जब रेड लीफ वाली प्रॉब्लम होती है तो उसमें केवल ये जो वेंस हैं, इनकी जो नसें हैं, यही केवल ग्रीन रह जाती हैं। बाकी सब जितना इन दोनों वेंस के बीच में जो ये सब जगह है, इन सब जगह पर क्या हो जाता है, लाल लाल हो जाता है। मतलब ऐसे समझो कि नस को छोड़कर पूरी पत्ती लाल हो जाती है। अगर पत्ती लाल हो जाएगी, क्लोरोफिल कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। अगर फोटोसिंथेसिस कम होगा तो प्लांट का ग्रोथ कम होगा, प्लांट का ग्रोथ कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो हमको लॉस हो जाएगा।
इसी वजह से इसको एक डिसऑर्डर माना गया है। उसके बाद जो एक दूसरा टाइप का डिसऑर्डर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, जिसको हम कहते हैं लिटिल लीफ ऑफ कॉटन। ये एक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से होने वाला रोग है, जिसमें अगर जिंक की कमी हो, अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो इसकी वजह से जो कॉटन है, कॉटन की जो पत्तियां हैं ये छोटी छोटी हो जाती हैं। नॉर्मली जिन कॉटन की पत्तियों का जो साइज होता है उससे छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं। तो लिटिल लीफ ऑफ कॉटन किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफओ में 2 बार इसको पूछा गया है, तो आप ध्यान से इसको समझ लीजिए कि जो लिटिल लीफ ऑफ कॉटन है वो जिंक की डिफिशियंसी से होता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन की, ये मैग्नीज की डिफिशियंसी से होता है। किसकी कमी से? मैग्नीज की। जब हमारे प्लांट में या सॉइल में मैग्नीज की कमी होगी तो उसकी वजह से क्रिंकल लीफ होने लगता है। जो कॉटन का लीफ होता है उसके अंदर क्रिंकलिंग होने लगती है, मतलब क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन हो जाता है। किसकी वजह से? मैग्नीज की डिफिशियंसी की वजह से। उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो आप ही बच रहे हैं कॉटन की क्रॉप में। उसमें से है फाइबर, जो लेंथ होती है किसी कॉटन के प्लांट की, वो कितनी होती है? वो किस पर डिपेंड करती है? जेनेटिक ट्रेड पर, मतलब उनका जेनेटिक कैसा है, उसका आनुवांशिक कैसा, आनुवांशिकी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि कोई कॉटन कितना मजबूत और कितना पतला होगा। अगर कॉटन के ओरिजिन प्लेस की बात करें तो इंडिया होती है। लिंट परसेंट की बात करें तो 33% होता है, जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद फाइबर की मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो एरिलोमीटर से इसको मेजर करते हैं। फाइबर की जो थिकनेस होती है नेपीनेस से इसको मेजर करते हैं। उसके बाद स्पाइनिंग परफॉर्मेंस जो मेजर करी जाती है वो नंबर ऑफ काउंट से मेजर करते हैं। मतलब हमने कॉटन का फाइबर लिया, फिर उसको हम स्पैन करते रहे, मतलब मोड़ते रहे, तो कितनी बार हम एक फाइबर को मोड़ सकते हैं, उससे हम जान सकते हैं कि किसी कॉटन की क्रॉप, कॉटन का जो फाइबर है उसका स्पाइनिंग परफॉर्मेंस क्या है। फिर से समझो, फिर से बताते हैं। जब हम कॉटन लेते हैं तो उससे हम कपड़ा बनाते हैं। कपड़ा बनाने के लिए हमको उसकी स्पाइनिंग करनी होती है, मतलब ढेर सारे फाइबर्स को लेकर पतला सा धागा बनाना होता है, फिर उन्हीं धागों से बुनाई होती है, फिर हमको कपड़ा मिलता है। तो स्पैनिंग परफॉर्मेंस में ये मेजर करा जाता है कि 4-5 धागों को लेकर हम कितना उसको मोड़ सकते हैं, मतलब कितना उसको स्पाइन कर सकते हैं। कितना मोड़ने का मतलब कितना उसको ऐंठ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा ऐंठ पाएंगे उतना ही माना जाता है कि कपड़ा हमारा अच्छा है। उसके बाद 1 बेल कॉटन का जो होता है, जैसे मान लो जब हम गेहूँ या धान या सरसों या और कोई भी जो ग्रेन वाली क्रॉप है, जब इसको हम सेल करते हैं तो इसको बोरी में भर रखा जाता है। लेकिन जब हम कॉटन को सेल करते हैं मार्केट में तो इसको बोरी में नहीं रखा जाता है, इसके बॉल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बेल जिनको कहते हैं। उसमें एक बेल का जो वजन होता है लगभग 170 किलोग्राम होता है। ये ऐसे होता है कि एक समझो एक ऐसे घनाभ के आकार का, ट्यूब के आकार का या क्यूबॉइड के आकार का एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है उसी के कपास के रेशों से, उसी को हम बोलते हैं बेल। तो एक बेल जो होता है कॉटन का वो लगभग 170 किलोग्राम का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर कॉटन का सीड जो होता है उसके अंदर ऑयल परसेंटेज की बात करें तो लगभग 14.5 से 25% के आसपास इसके अंदर ऑयल कंटेंट पाया जाता है। जो कॉटन का सीड होता है उसके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी पाया जाता है जिसका नाम है गॉसिफॉल। गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम से गॉसिपाल बना है। गॉसिपियम गॉसिपाल एक क्या होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो किसमें पाया जाता है? कॉटन के सीड में। कॉटन के सीड में एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम गॉसिपाल कहते हैं। कॉटन फाइबर इज एन इलोंगेशन आउटग्रोथ ऑफ एन एपिडर्मल सेल ऑफ सीड कोट। जो कॉटन का सीड होता है, कॉटन का सीड कोट होता है, उसके सीड के ऊपर एपिडर्मल सेल के बढ़ जाने की वजह से ये फाइबर बनता है। मतलब जो हम फाइबर कॉटन का यूज करते हैं वो फाइबर क्या होता है? बोटेनिकली वो इलांगोटेड सेल होती है सीड कोट की। समझ गए? तो आज के लिए केवल इतना ही। कॉटन की आपकी जो क्रॉप थी वो ख़त्म हुई। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है, रोज़ वीडियो बनाने का थोड़ा हौसला आता है। आपके जो भी सुझाव हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।